नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सौलत हनीफ से पुलिस ने गहनता से पूछताछ की है। धूमनगंज थाने में यह पूछताछ की गई। अतीक अहमद का वकील सौलत हनीफ है, जिससे अब कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि पुलिस उसे अतीक के घर भी लेकर जा सकती है। तो लगातार अतीक अहमद के वकील से पूछताछ की जा रही है और इस मामले को लेकर गहनता से पुलिस जांच में जुटी हुई है और खबर ये मिल रही है कि पुलिस उसे अतीक के घर भी लेकर जा सकती है। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड को लगातार लेकर पुलिस जांच में जुटी और इस बीच एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सौलत हनीफ से भी पूछताछ की जा रही है, जो कि अतीक का वकील बताया जा रहा है। धूमनगंज थाने में कई घंटों तक उससे पूछताछ की गई है और अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अतीक अहमद के घर सौलत को लेकर जाया जा सकता है। वहां पर उससे ज्यादा पूछताछ की जा सकती है। और उकलते एक और बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के कई जेलों में अलर्ट जारी किया गया है। नैनी और लखनऊ जेल में हाई अलर्ट है। प्रतापगढ़ जेल में भी अलर्ट जारी किया गया है। नैनी जेल में बंद अतीक का बेटा अली, जिसे लेकर अब पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी हो चुकी है। लखनऊ जेल में उमर अहमद बंद है और इन दोनों ही जेलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अतीक के दोनों बेटे इन अलग अलग जेलों में बंद हैं और इसी के चलते यहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। नैनी जेल जहां पर अतीक का बेटा अली बंद है और लखनऊ जेल जहां पर अतीक का बेटा उमर अहमद इस वक्त बंद है और इसी को लेकर इन दोनों जेलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाकी जेलों में भी हाई अलर्ट है। रुक लेते एक और बड़ी खबर का। दिल्ली पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गैंगस्टर के खिलाफ लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। दिल्ली हरियाणा में पुलिस लगातार ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर रही है। अवैध हथियार और कैश भी बरामद किए गए हैं और इसके साथ साथ कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो लगातार पुलिस की ओर से बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी है। गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है और इसी के तहत आज एक और बड़ी कार्रवाई की गई। दिल्ली और हरियाणा में पुलिस ने छापे मारे हैं। इसके साथ ही अवैध हथियार और कैश भी बरामद किए और वहीं जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। अब इनसे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और भी खुलासे संभव है। तो अब गैंगस्टर्स पर नकेल कसने के लिए लगातार पुलिस एक्टिव मोड पर है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली और हरियाणा के कई इलाकों में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की गई है। और अब बात अलवर की, जहां बहरोड विधायक के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। स्कूलों में खेल सामग्री के नाम पर घटिया सामान सप्लाई करने और विधायक के नजदीकी लोगों को टेंडर देने के मामले में अब कांग्रेस नेता हमलावर हो गए हैं और बहरोड में आज जगह जगह पर बड़े बड़े बैनर और होल्डिंग लगाए गए हैं, जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप विधायक पर लगाए गए हैं। सूचना के बाद सुबह नगर पालिका के अधिकारियों ने आनन फानन में सभी पोस्टर और बैनर और होल्डिंग्स को हटवा दिया। कांग्रेस नेता संजय यादव की ओर से होल्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है भ्रष्टाचार की रकम 431 लाख, तभी लग रही है राजस्थान में दौड़। इंकलाब बल्ला चोर के खिलाफ यही नहीं, एक और पोस्टर है जिसमें लिखा है पट्टिकाओं पर लिखवाया बच्चों का नाम, खुद ही खा गया बच्चों का खेल सामान। 51,000 दे रहा था भ्रष्टाचार का इनाम। बहरोड विधानसभा का सबसे बड़ा बेईमान बहरोड विधायक बलजीत यादव के नजदीकी लोगों को टेंडर देकर 3 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले के सरकार ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। राजेंद्र शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके। राजेंद्र, पोस्टर वॉर छिड़ चुका है और खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अब जांच की जा रही है, कहां तक जांच पहुंची और क्या खुलासे हुए अब तक मामले को लेकर? जी, अभी तक जांच आरंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसके आधार पर अब जांच की जा रही है। जिला कलेक्टर के आदेश पर बनाई गई है और
जो जिला प्रमुख बलवीर सिंह चिल्लर है, उनके द्वारा 3 अधिकारियों जिसमें जिला खेल अधिकारी और अधिशासी अभियंता जिला परिषद वो जिला लेखा अधिकारी की 3 कमेटी बनाई है। वो कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। और इसके अलावा 19 स्कूलों में जो सामान वितरित करना था उसके 34 लाख रुपए का जो टेंडर था उसके जो राशि है वो रोक दी गई है। अब उसका भुगतान जांच के बाद किया जाएगा। ये प्रशासनिक तौर पे इस पूरे मामले में कार्रवाई है। उसके बाद अगर राजनीतिक उबाल की बात की जाए तो बहरोड़ में इस वक्त राजनीति का जो है आरोप प्रत्यारोप है वो चरम पर है। पोस्टर वार शुरू हो गया है। टीम संजय यादव के नाम से होल्डिंग लगाए गए हैं जिन पर बहरोड़ जो विधायक हैं बलजीत यादव का बिना नाम लिए ही इंगित करते हुए उसमें पोस्टर वार किया जा रहा है और उसमें आरोप लगाए गए हैं। और जो मीडिया में जो खबरें छपी हैं वो उन होल्डिंग्स में दिखाई गई हैं कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचार हुआ है उसे बताया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो पूरा मामला है वो अब राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है। और बहरोड़ विधायक ने भी इस पूरे मामले पर सफाई दी है। उन्होंने वीडियो वायरल करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है जिसमें बताया है कि उनके द्वारा जो एमएलए निधि है उसका अनुशंसा करके और कार्यकारी एजेंसी नीमराणा पंचायत समिति को बनाया जहां पर जो प्रधान है वो भाजपा के हैं। और उन्होंने आरोप लगाया है कि सांसद बालकनाथ के नजदीकी वहां पर जो नीमराणा प्रधान है उसके बावजूद उन्होंने क्यों मॉनिटरिंग सही नहीं की। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में क्यों अगर मेरे नजदीकी लोग हैं तो उन्हें टेंडर क्यों दिया गया। वहीं बलवान यादव जो हैं उनके द्वारा भी जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं वहां पर क्योंकि उनकी पत्नी जिला प्रमुख है उनके द्वारा भी अभी मीडिया से थोड़ी देर पहले बात की गई है। उन्होंने भी इस पूरे मामले में सफाई देते हुए कहा है कि विधायक के दबाव में अधिकारियों ने टेंडर जारी किया है क्योंकि टेंडर की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्रधान की कोई भूमिका नहीं होती। अधिकारी खुद टेंडर की प्रक्रिया करते हैं। तो कहीं न कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पोस्टर वार जो किया गया है टीम संजय यादव के द्वारा जिसमें लिखा गया है भ्रष्टाचार की रकम 431 लाख तभी लग रही है राजस्थान में दौड़। तो कहीं न कहीं विधायक जो खुद है वो 200 विधानसभाओं में जाकर के 14 सूत्रीय मांगों को लेकर के काले कपड़े पहनकर भ्रष्टाचार के खिलाफ विधायक ने 51,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा कर रखी है। तो कहीं न कहीं अब विधायक को जो चुनाव नजदीक है इसको लेकर के अब कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेता कहीं न कहीं निशाने पर लिए हुए हैं और उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी आ रहा है कि जो विधायक हैं वो आरोपों को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब संजय यादव ने होल्डिंग और पोस्टर्स लगवा दिए हैं, क्या कोई सबूत है उनके पास? क्योंकि ये तो बड़े आरोप लगा रहे हैं विधायक पर। जी बड़े आरोप हैं और इनसे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जो विधायक हैं उनके दबाव में जो लोग हैं वो अभी नहीं बोल रहे हैं। स्कूलों में जो संस्था प्रधान है वो कल जो स्थानीय साथी पत्रकारों को वहां भेजा गया तो उन्हें एंट्री नहीं दी गई। उन्हें इस बारे में जो स्कूल के संचालक हैं, स्कूल में जो मतलब प्रिंसिपल या प्रबंधक जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो हेडमास्टर हैं, वो मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ना वो जो सामान घटिया सामान जो वितरित किया है उसके बारे में जो बैठ है उनके कुछ फोटोज सामने आए तो यहाँ स्थानीय जो दुकानों पर बात की गई तो उनका कहना है कि ये जो बैट सप्लाई किए गए हैं इनकी कीमत मात्र 700 से 1500 रुपए के बीच में हो सकती है। तो कहीं न कहीं बड़ा भ्रष्टाचार इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। अगर इसकी तथ्यात्मक जांच 3 सदस्यीय कमेटी करेगी तो हो सकता है ये बड़ा खुलासा निकलेगा। बिल्कुल राजेंद्र, जांच के बाद खुलासे हो सकते हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा कि ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं वो कितने सही है या गलत हैं। आप पर नजर बनाए रखिएगा राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इसे लेकर पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता लगातार इसे लेकर टिप्पणी कर रहे हैं और बयानबाजी भी कर रहे हैं। और रुक लेते हैं अगली खबर का। भीलवाड़ा जिले के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले गजराज कुमावत ने वो कमाल कर दिखाया है जिसकी चर्चा न केवल कस्बे में है बल्कि पूरे जिले में हो रही है। भीलवाड़ा जिले के लक्ष्मीपुरा गांव के रहने वाले गजराज अब मेल नर्स के रूप में लंदन के लोगों का इलाज करेंगे। गजराज का सिलेक्शन लंदन के रॉयल ब्रैम्पटन हॉस्पिटल में मेल नर्स के रूप में हुआ है, जहां उन्हें 40 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिलेगा। गजराज की इस उपलब्धि पर उसके पूरे परिवार में उत्साह है। 2017 के अंदर कंप्लीट की और नर्सिंग के जस्ट बाद मुझे विचार आया कि मुझे कुछ अलग करना है और विदेश में जाके अपना करियर बनाना है।
तो उसी 2017 के अंदर मैंने अपने प्रयास स्टार्ट कर दिए थे और उसके बाद 2022 तक मैंने अपने प्रयास जारी रखे। इन प्रयास के दौरान मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी प्रयास छोड़े नहीं थे और 2022 के अंदर मुझे अपनी सफलताएं मिल गई थी। और सफलता के दौरान मुझे इंग्लैंड की राजधानी लंदन के अंदर एक सरकारी हॉस्पिटल जिसका नाम रॉयल ब्रम्पटन हॉस्पिटल है, उसके अंदर मेल नर्स के रूप में मुझे जॉब मिली है। इतने सालों से प्रयास कर रहा है, हमें खुशी है, हमारे परिवार में बहुत बड़ी खुशी है, हमारे गांव वालों के लिए, हमारी ग्राम पंचायत के लिए बहुत बड़ी खुशी है कि इतने वर्षों के बाद जो ये मेहनत लगन कर रहा है, आज इसका नंबर आ गया है, तो सभी में खुशी की लहर है। और अब बात दौसा की, जहां 4 महीने की मासूम बच्ची के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल दौसा में एक शादी समारोह में उस समय हड़कंप मच गया था जब पता चला कि एक 4 महीने की मासूम का अपहरण हो गया। पुलिस भी फौरन एक्शन में आई। रात में ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने किडनैप हुई बच्ची को जयपुर से दस्तयाब कर लिया। वहीं अपहरण करके ले जा रहे यूपी के एक दंपति को भी दबोच लिया गया। पत्नी अपनी एक तन्वी नाम की पुत्री को लेकर के जो 4 माह की थी, निवासी मटलाना, यहाँ पर हिंगोटिया गांव में अपनी बुआ के यहाँ शादी में आए थे। यहाँ पर इसी शादी में एक यूपी का दंपति था कुलदीप और उसकी पत्नी रिद्धि, ये भी आए हुए थे। तो इन्होंने क्या है कि उस बच्ची को सुबह करीब शादी के दौरान ही 2 बजे करीब और अपने साथ लेकर के चले गए। फिर परिजनों को इसका पता लगा, उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम बताया कि इस तरीके से कोई हमारी बच्ची। और कर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर पढ़ाई के तनाव में स्कूली छात्रा ने आत्महत्या कर ली। इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। छात्रा ने एमबीएस अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। 9वीं क्लास की छात्रा वंशिका का आज रिजल्ट आने वाला था और उसे डर था कि उसके नंबर कम आने वाले हैं और इसी डर से उसने जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली। बोरखेड़ा थाना पुलिस फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। तो स्कूली छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। 9वीं में पढ़ने वाली वंशिका का आज रिजल्ट आने वाला था और उसे डर था कि उसके मार्क्स कम आ सकते हैं और इसी डर में उसने जहर का सेवन कर लिया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो अब पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है। बोरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। लोगों से पूछताछ की जा रही है क्योंकि आज रिजल्ट्स आने वाले थे। इसी को लेकर ये शक जताया जा रहा है कि कम नंबर आने के डर से उसने जहर खाया। हालांकि असल जो वजह है वो जांच के बाद पता चल सकेगा। नौवीं क्लास की छात्रा बताई जा रही है वंशिका, जिसने जहर का सेवन कर लिया और आत्महत्या कर ली। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं जहां पर स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस डर से कि नंबर कम आ जाएंगे या फिर नंबर कम आने के बाद आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्या कह रही है पुलिस अभी पूरे मामले को लेकर? देखिए, फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच करने की बात कर रही है और जो मृतका के परिजन है वो फिलहाल इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, क्योंकि छात्रा ने खुद ही जहर खाकर मौत को गले लगा लिया था। हालांकि जिंदगी और मौत के बीच कई घंटों संघर्ष करने के बाद छात्रा ने एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लेकिन साफ तौर पे जो कारण सामने आए हैं वो कारण यही है कि वो मानसिक तनाव में थी। पढ़ाई को लेकर रिजल्ट आने वाला था और डर था कि कहीं उनके नंबर कम नहीं आ जाए, वो फेल नहीं हो जाए। 9th क्लास की ये 16 वर्षीय जो वंशिका थी, उन्होंने खुद को ही इस डर के कारण मौत को गले लगा लिया। और पढ़ाई का तनाव कितना है कोचिंग नगरी में, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन लगातार इस तरह की गाइडलाइन तय करने की बात कह रहे हैं, फॉलो करने की बात कह रहे हैं, लेकिन तमाम जो प्रयास है पुलिस की या प्रशासन के, वो तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं और लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल जो है बोरखेड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक और कोचिंग छात्रा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो 9वीं क्लास की एक छात्रा थी जिन्होंने अपने ही घर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, लगातार पुलिस की ओर से कोशिशें की जा रही है कि इस तरीके के मामले और ना बढ़े, इस पर लगाम लगाया जाए, लेकिन ये जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित हो रही है। ओम प्रकाश, घर वालों से बातचीत हो पाई? हालांकि वो कह रहे हैं कि हम उन्हें जांच नहीं चाहिए इसे लेकर, लेकिन वो कह क्या रहे हैं? क्या इतना प्रेशराइज किया गया था छात्रा को कि अगर कम नंबर्स आते हैं तो उसे सुसाइड करना पड़ गया?
देखिए परिजन उसकी जो स्थिति है वो भाप नहीं पाए, उनकी मनसा क्या थी वो समझ नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात है कि वो छात्रा तनाव में थी, इस बात को लेकर, इसी स्थिति को लेकर वो परिजन जो समझ नहीं पाए और छात्रा ने अपने ही घर पर जहर खा लिया। तब पता चला जब वो अचेत अवस्था में उसको अस्पताल ले जाया गया और जब उनसे बातचीत की गई तब पता चला कि वो पढ़ाई को लेकर इस कदर तनाव में थी। और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है कि खास उनको पहले पता होता कि वो छात्रा पढ़ाई को लेकर इस तरह से तनाव में थी तो शायद वो उनको समझ पाते और उनसे बातचीत करके उनको तनाव मुक्त करने का कुछ प्रयास बिल्कुल ओम प्रकाश, जरूरी हो जाता है ऐसे में, घर वालों का रोल बेहद अहम हो जाता है कि वो अपने बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़े जिससे कि उनमें इतना डर ना हो कि सुसाइड करना पड़ जाए। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर जयपुर से है। विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते ने एक और कार्रवाई की है। सुविधा क्षेत्र में बनाए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। जोन 6 में प्रताप नगर विस्तार कॉलोनी का ये पूरा मामला है। यहाँ सुविधा क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया था। अवैध 9 से 10 झुग्गी झोपड़ियां, चद्दरें और तिरपाल इत्यादि डालकर यहाँ पर अतिक्रमण किया गया था। प्रवर्तन दस्ते ने समस्त अतिक्रमण को हटा दिया और इससे पहले 9 जनवरी 2022 को भी इस तरीके की कार्रवाई की गई थी। इसी तरह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी और इसके बावजूद यहाँ दोबारा से अतिक्रमण किया गया। जेडीए जोन 9 में ओम शिव रेजिडेंसी में सड़क से अतिक्रमण को हटाया गया है। सड़क सीमा में ही दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। तो ठीक इसी जगह पर इससे पहले कार्रवाई की गई थी, लेकिन बावजूद इसके दोबारा से यहाँ पर अतिक्रमण किया गया, जिसे एक बार फिर से जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। और ये देखिए पीले पंजे से अवैध अतिक्रमण को, निर्माण को यहाँ पर जेडीए के प्रशासन ने एक बार फिर से ध्वस्त कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि बार बार अतिक्रमणकारी यहाँ पर आखिर अतिक्रमण कैसे कर लेते हैं। रुक लेते एक और बड़ी खबर का। गो एयर ने सारे ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। डीजीसीए ने ये नोटिस जारी किया है। 5 मई तक सारे फ्लाइट्स रद्द कर दिए गए हैं। जयपुर एयरपोर्ट से गो फर्स्ट की 3 फ्लाइट चलती हैं। यात्रियों को फुल रिफंड भी दिया जाएगा। एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को फुल रिफंड किया जाएगा। तो 3 फ्लाइट्स जयपुर से रवाना होती थी जिन्हें रद्द कर दिया गया है। डीजीसीए ने ये आदेश जारी किए, जिसके बाद गो एयर ने ये बड़ा फैसला किया है और सभी के सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। 5 मई तक के लिए सारी फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बाड़मेर से बड़ी खबर है। पाक घुसपैठियों को मारने के मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीएसएफ और पाक रेंजर के बीच बैठक हुई है। पाकिस्तान ने स्वीकार भी कर लिया है कि दोनों घुसपैठिए पाकिस्तान के ही थे। अभी शव लेने को लेकर वार्ता चल रही है। दोनों घुसपैठियों के शव बाड़मेर की मोर्चरी में रखे हुए हैं। घुसपैठियों के पास से 3 हेरोइन के पैकेट्स बरामद हुए थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, एक बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान ने कम से कम स्वीकार तो किया है कि घुसपैठिए पाकिस्तान के थे, और क्या क्या बातचीत हो पाई है और कब तक शव ले पाएंगे ये लोग? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि लगातार जैसे ही घुसपैठियों को मारने के बाद में बीएसएफ की फ्लैग मीटिंग को लेकर लगातार वार्ता करती थी, लेकिन रेंजर्स के साथ में इनकी फ्लैग मीटिंग हो नहीं पा रही थी। और फ्लैग मीटिंग एक बार जब हुई तो उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया था कि ये दोनों ही जो घुसपैठिए मारे गए ये पाकिस्तान के हैं। इसके बाद से लगातार डेडलॉक बना हुआ था और शव जो है कल शाम को बाड़मेर के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए थे। इसके बाद में रात से एक बार वापस ऐसी जानकारी जो हमारे सूत्रों ने बताई है कि जिस गांव के ये थे उस गांव से इस चीज को निकल के गई और फिर बीएसएफ के रेंजर के तक बात पहुंची और रेंजर के और बीएसएफ के बीच में एक बार वार्ता हुई है। और वार्ता होने के बाद में, फ्लैग मीटिंग होने के बाद में रेंजर ने स्वीकार किया है हमारे यहाँ के हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक शव लेने को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, जिसको लेके अभी भी वार्ता का फ्लैग मीटिंग 1-2 और होंगी, उसके बाद में चीजें निकल के सामने आएगी कि ये
100 लेते हैं, अगर मान लो लेना स्वीकार भी करेंगे तो कौन से रास्ते से वापस 100 जाएंगे। हाँ। इन सब चीजों पे सहमति कुछ मीटिंगों के बाद में ये चीजें निकल के सामने आएंगी। बिल्कुल प्रेमदान, क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन क्योंकि इनके पास से हेरोइन के पैकेट्स मिले थे प्रेमदान, इसे लेकर जांच जरूरी हो जाता है कि भारत में इनके कहां पर लिंक्स हैं। देखिए, कल जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है उसके बाद से लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है वो सतर्क हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल रात को ही एक हेरोइन तस्कर के आरोप में जो भटीना पंजाब का आरोपी है, बाड़मेर का लाल सिंह, उसको पुलिस ने उठाया है। उससे आज ज्वाइंट इंट्रोगेशन करेंगे और इसके साथ ही इनके पास एक मोबाइल भी बरामद हुआ है, तो उस मोबाइल के जरिए किस किस से इनसे बातचीत हो रही है, तो उसी पे भी सुरक्षा एजेंसी बातचीत करेगी। तो ऐसे में ये सारी चीजें जांच का इश्यू है, जांच में कई चीजें निकल के सामने आएगी और आने वाले दिनों में कुछ कार्रवाई अभी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रेमदान कार्रवाइयां भी की जाएंगी, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका। और कोटा से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम पर दिए गए बयान के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। कांग्रेस प्रभारी ने सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीएम पर बयान दिया था। रंधावा द्वारा पीएम पर दिए गए बयान का मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। विधायक मदन दिलावर ने कोटा ACGM कोर्ट संख्या 6 में इस्तेगासा पेश कर दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 9 मई को की जाएगी। मदन दिलावर ने महावीर नगर थाने में भी इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। और उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक जमकर बर्फबारी हो रही है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस कदर बर्फ की चादर में पूरा का पूरा देश ढका हुआ है। 3 तस्वीरें इस वक्त केदारनाथ, बीकानेर और झुंझुनू से आपको दिखा रहे हैं। तीनों जगहों पर जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। तो पर्यटकों के लिए इस वक्त बाहर है। पर्यटक बड़ी संख्या में केदारनाथ, बीकानेर और झुंझुनू का रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम में बदलाव हुआ है, जहां एक और लगातार गर्मी बढ़ती चली जा रही थी। इन सबके बीच अब बर्फबारी होने से लोगों को राहत जरूर मिली है। तो बीकानेर की बात करें तो धोरों पर ओलों की चादर बिछ गई है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बज्जू क्षेत्र में ओले गिरे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम का मिजाज बदला है, कहीं हल्की बारिश तो कहीं पर ओले भी गिरे हैं। ओलों की चादर के कारण धोरों पर बर्फबारी सा नजारा देखने को मिला है। तो वहीं झुंझुनू में भी फिर से मौसम का मिजाज बदला है। पिलानी के पीपली सहित आसपास के गांव में ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के बाद जमीन पर ओलों की चादर बिछ गई। तेज अंधड़ से बिजली के पोल भी धराशायी हो गए और बिजली के पोल टूटने से ग्रामीण इलाकों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। मौसम विभाग ने 5 मई तक अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जना के साथ वज्रपात और तेज हवाओं की भी चेतावनी जारी की गई है। और कल एक और बड़ी खबर का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है, जिसे पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। आदिवासी बहुल इलाकों में जन्मदिन भी मनाए जा रहे हैं। तकरीबन 3 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और तकरीबन 3:30 बजे कोटड़ा ब्लॉक के घाटा गांव पहुंचेंगे। महंगाई राहत कैंप, प्रशासन गांव के संग अभियान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अवलोकन करेंगे और शाम 5 बजे झाडोल में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। इसके बाद शाम तकरीबन 6:30 बजे उदयपुर में महंगाई राहत कैंप का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अवलोकन करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हैप्पी वाला बर्थडे है। आज वो अपना 72वां जन्मदिन मनाएंगे। ये साल इसीलिए भी खास है क्योंकि इस साल राजनीतिक सफर में भी गहलोत ने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। ये खास रिपोर्ट देखिए। अशोक गहलोत राजनीति में वो नाम, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, उनका सियासी लोहा हर कोई मानता है। सियासी जादूगरी ऐसी कि चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो, वो अपने पक्ष में मोड़ना जानते हैं। अशोक गहलोत की सुलझी सोच और अनुभव का ही नतीजा है कि राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे बात आर्थिक मोर्चे की हो या फिर हेल्थ सेक्टर की, गहलोत नीति का मुरीद हर कोई है। देखिए, कुछ चीज हम किताबों से सीखते हैं, शिक्षण संस्थानों में सीखते हैं, उससे ज्यादा हम जिंदगी की पाठशाला में सीखते हैं। उन्होंने जो कुछ सीखा है, मुझे लगता है कि वो सुब्बाराव जी जैसे लोगों के जो सामाजिक प्रकल्प होते थे, जो शिविर लगाते थे, वो
उस तरह से सीखा है। और ये जब एक छात्र जीवन में थे तो जो लोग अस्पताल में भर्ती थे उस जमाने में, बाड़मेर जैसलमेर के, उनकी तरफ से उनके परिवार को चिट्ठी लिखते थे कि उनकी हालत कैसी है। तो ऐसा करके उन्होंने, जो एक समाज के आखिरी कतार में खड़ा व्यक्ति है, जो हाशिए पे है, जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, पहुंच नहीं है, जिसके कोई पैरोकार नहीं है, जो बेजुबान है, उनको उन्होंने केंद्र में रख के अपनी सियासत को किया। इसी का उनको फल भी मिला। अशोक गहलोत का जन्म 3 मई 1951 में सूर्यनगरी जोधपुर में हुआ। पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत जादूगर थे। अशोक गहलोत ने विज्ञान और कानून में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। छात्र जीवन में ही सियासत का चस्का लगा और कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। जल्द ही वो सियासत की मुख्य धारा में आ गए। जब सिर्फ 26 साल की उम्र के थे तो 1977 में जोधपुर जिले की सरदारपुरा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि वो अपना पहला चुनाव हार गए, लेकिन गहलोत की काबिलियत को पार्टी खारिज नहीं कर पाई और उन्हें 1980 में जोधपुर से लोकसभा का टिकट मिल गया। इंदिरा लहर में बाजी गहलोत के हाथ लगी और 29 साल की उम्र में वो पहुंच गए संसद। न सिर्फ सांसद बने बल्कि 1984 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह मिल गई। उन्हें इंदिरा गांधी ने केंद्रीय खेल उपमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव यानी 1984 में भी उन्होंने जोधपुर से लोकसभा का चुनाव जीता और राजीव गांधी कैबिनेट में जगह बनाई। इस बार उन्हें पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बनाया गया। हालांकि 1989 में देश भर में चली कांग्रेस विरोधी लहर में गहलोत भी नहीं बच पाए और लोकसभा का चुनाव हार गए। लेकिन 1991 में उन्होंने फिर वापसी की और जोधपुर से फिर सांसद बने। इस बार भी उन्हें PV नरसिम्हा राव कैबिनेट में जगह मिली और उन्हें कपड़ा राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। गहलोत ने 1996 और 1998 में भी जोधपुर से लोकसभा का चुनाव जीता। कुछ लोगों को विरासत में सियासत मिलती है, उनकी भाग्य रेखा विरासत लिखती है। अशोक गहलोत एक ऐसे नेता है जिन्होंने सियासत की तल्ख जमीन पे अपने हाथों से किस्मत की कहानी उकेरी है। उन्होंने जब जिंदगी की शुरुआत की है सार्वजनिक तौर पे तो एक बांग्लादेशी शरणार्थी शिविर से की है, तो उससे ये इंगित होता है कि उन्होंने खिदमत को अपनी सियासत का सूत्रधार बनाया। वो कोई ऐसे दून स्कूल से नहीं पढ़े हुए हैं, वो कोई ऐसे स्थापित परिवार से नहीं है। वो एक साधारण व्यक्ति की असाधारण कहानी का किस्सा बयान करते हैं। फिर आया वो मौका जब उन्होंने राजस्थान की कमान संभाली। 1998 में राज्य में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी ने अशोक गहलोत पर भरोसा जताया और सांसद गहलोत ने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सत्ता संभाली। बाद में उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और 1999 में हुए विधानसभा उपचुनाव में जोधपुर जिले की सरदारपुरा सीट से जीत दर्ज की। 2003 तक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 2003 में राजस्थान में बीजेपी की जीत हुई और सत्ता गहलोत के हाथ से निकल गई। लेकिन 2008 के चुनाव में फिर कांग्रेस की वापसी हुई तो अशोक गहलोत को ही राज्य की कमान सौंपी गई। उनकी सियासत में उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं, धूप छांव देखी है, जय पराजय देखी है, लेकिन कभी अपना उन्होंने धैर्य नहीं खोया और जो मिला उसको उन्होंने स्वीकार किया और आगे बढ़ते गए। उनकी पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी, निरंतरता है कि जो हो चुका उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। जब वो PCC चीफ बने थे तो उनके सामने एक से कद्दावर नेता थे। 3 पूर्व मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय हरदेव जोशी जी, पहाड़िया जी, शिवचंद्र माथुर जी। इसके अलावा बलराम जाखड़, परशुराम मदेरणा जी, नाथुराम जी मिर्दा, रामनिवास मिर्दा, बड़े बड़े नाम थे। लेकिन उनसे उन्होंने संतुलन साध के इतनी ऊंचाई उन्होंने हासिल की है। उनको जो राजनीति की परख रखते हैं, उनको एक आवाम दोस्त मुख्यमंत्री के रूप में चिन्हित करते हैं। 2013 में गहलोत अपनी सत्ता नहीं बचा सके और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन फिर 5 साल बाद 2018 में कांग्रेस ने वापसी की। हालांकि इस बार CM पद को लेकर पेच फंस गया। अशोक गहलोत के साथ साथ तत्कालीन PCC चीफ सचिन पायलट CM पद के प्रबल दावेदार थे, जिसके कारण कई दिनों तक रस्साकशी जारी रही। लेकिन आखिरकार विधायकों ने गहलोत में विश्वास जताया। साथ ही गहलोत आलाकमान को अपने भरोसे में लेने में कामयाब रहे और तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सत्ता संभाली। गहलोत की छवि बेदाग है और इसे उनके विरोधी भी मानते हैं।
अपनी छवि को लेकर वो बेहद सजग भी रहते हैं। यही वजह है कि आज तक उन पर कोई बड़ा आरोप नहीं लगा। इसे अशोक गहलोत का जादू ही कहा जाएगा कि जिस राज्य में क्षत्रिय, जाटों और ब्राह्मणों का वर्चस्व हो, वहाँ माली जाति के इस नेता ने अपनी गहरी पैठ बनाई है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम गहलोत को ट्वीट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। तो वहीं सचिन पायलट ने सीएम गहलोत को जन्मदिन की बधाई दी है। पायलट ने ट्विटर पर लिखा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है और सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए लोग लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बर्थडे विश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश किया। अभी आपको ट्विटर पर दिखा रहे हैं कि किस कदर सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बर्थडे विश किया। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त ट्विटर पर #हैप्पी बर्थडे अशोक गहलोत ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर टॉप पर ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। इस वक्त आपको दिखा रहा है #हैप्पी बर्थडे अशोक गहलोत। सुबह से ही ट्विटर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ और इस वक्त ट्विटर पर यह हैशटैग ट्रेंड करते हुए भी नजर आ रहा है। और फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।